ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ತಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಆರ್ಎಂಡಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಸಿ 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 ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಸಿ 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 ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. तो किट दिए हो तो बताओ, रेशन किट दिए हो तो बताओ, कुछ किए हो तो बताओ। ये भी काम नहीं करते इनका क्या करते, सिर्फ इनके बच्चे आवाम कहाँ जाना सो। और मैं ताज मोहम्मद खान से ज्यादा हमारी मैसूर की आवाम को अपील करता हूँ कि आप लोग सामने आओ। इसकी शेम 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 चोर कभी भी बोलता नहीं मैं चोरी करा बोलता है कभी। हाँ, ये लोकल चोरा को लेकर रिमांड में डालती। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर कर रही है, सो ईडी को लेकर जाकर रिपेयरिंग करते हैं, ईडी आईटी ऐसा पकड़ो इनको कर बोलना। ये बात ये क्वेश्चन है मेरा आज, क्योंकि बच्चे दे द पिलर्स, दे द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर एजुकेशन बच्चों को अच्छा मिलता है तो बच्चे पढ़ लिख कर अपना घर चलाते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो जाती है, इंडिया विल ग्रो टू द हाईएस्ट। तो आज के जो पार्टीज़ हैं ये चीज़ें नहीं चाहते। और कुछ बातें हम लोगों को गौर करवाना है आज। देखिए, जो भी अगर गवर्नमेंट अच्छे स्कूल्स देते हैं तो ऐसे ट्रस्ट एंड अदर प्राइवेटाइजेशन का जरूरत नहीं रहता है। तो जब ये प्राइवेटाइजेशन होता है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे ये लॉरी स्टैंड और दीगर ये बिल्डिंग मटेरियल के जितने भी यहाँ ट्रेडर्स हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप होटलों में बैठे हैं तो ये एक मिल्लत का काम है, आप सब जुड़ जाएं ताकि इस एहतजाज को एक कामयाब एहतजाज बनाएं। हमारा असल मकसद है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अटेंशन चाह रहे हैं। ये मसला आप लोग आ रहा मीडिया में देखते हुए आ रहे हैं कि हमारा एक खादिम इदारा, मैसूर का खादिम इदारा फारूखिया और
उससे जुड़ी हुई जायदाद आज हराज को आ गई है। अफसोस से बताना पड़ता है कि माशाअल्लाह मैसूर के अंदर 3 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन अफसोस कि हम इस इदारे को बचाने में नाकाम हो रहे हैं। आज ऐसा दिन है, ऐसा एक वक्त है जो हमें हमारे बच्चों की तालीम और आने वाली माजी वक्त को देखते हुए इस इदारे को बचाना हर एक मुसलमान की एक जिम्मेदारी है। इस इंसदाद से हम हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अटेंशन चाह रहे हैं ताकि यहाँ पर इस इदारे के अंदर जो ट्रस्टीज जो गलत जो करप्शन इदारे के अलावा जो बैंक कैनरा बैंक के ऑफिशियल्स का भी क्या है इसके अंदर शामिल है, तो इस चीज को जो है हम एक्सपोज करना है। हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक जुडिशियल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी के वास्ते हम मुतालिबा करेंगे। तो इस एहतजाज को थोड़ी देर में शुरू करेंगे। मेहरबानी से साथियां इधर उधर जो भी खड़े हैं वो पंडाल में आ जाए। इंशाअल्लाह जोहर की नमाज के पहले इंशाअल्लाह इस एहतजाज को खत्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। धिक्कारा 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 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಆರ್ಎಂಇಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಆರ್ಎಂಇಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಸಿ, ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಸಿ, ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಸಿ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಆರ್ಎಂಇಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಆರ್ಎಂಇಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಆರ್ಎಂಇಟಿ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, बच्चों का सहारा आरोग्य हमारा, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಆರ್ಎಂಇಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಸಿ, ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಸಿ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಶಾಸಕರ ಗಮನ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಗಮನ ಬೇಕು। आरोग्य स्कूल जो 50 या 60 साल से हमारे बुजुर्ग शहर मैसूर में बहुत से कुर्बानियां देखो, बहुत सी मेहनत कर को जो आज एक इदारा एक 10,000 बच्चे जो कौम के बच्चे जो तालीम पा रहे थे अब तक भी जो जिम्मेदार नहीं जो टेस्टियां ही उनको जाको ये इदारा एक्शन होना नहीं, तुम्हें लोग ये फाइट को पूरे जिम्मेदार मीटिंग कर को मैसूर मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से उनको बार बार जाको गुजारिश करे, गुजारिश करने के बाद पूरे टेस्टियां को मिल को पूरे जिम्मेदारों को मिल को हमें वॉलेंटियर्स जाको पूरे जिम्मेदारों को मिल को तुम्हें इदारा बचाने के वास्ते तुम्हारे
साथ मैसूर की आवाम भी जुड़ती है, मैसूर के पूरे सियासतदाना भी जुड़ती है। ये क्या मसला तुम्हें आगे आको ये मसला हल करना अगर को बोले जो जिम्मेदार उनको बोलने गए उनके ऊपर कोर्ट में आज भी कैसा ही हमें सभी जाको कोर्ट को जाको हमारे लायर मुदस्सिर साहब ऐसे बहुत से जिम्मेदार कोर्ट को जाको वो केस लड़े, केस वदा होने के बाद कोर्स कर लिया परंतु मुदस्सिर 3 दिन पहले और नोटिस आपको है और हमने सभी कोर्ट से नोटिस है क्या कर को बोले तो ये बारे में कौन भी बात नहीं करना, बात नहीं करने के वास्ते कोर्ट से स्टे लाती है हमारे जिम्मेदार हमें बात करनी तो क्या करो इदारे के अंदर हमने किसी की जिम्मेदारी जो क्या कि हमने इदारा दिया लोगों को तुम्हें चलाओ जो बैंक के बोले तुमके ऊपर कैसा दल कोई आज तुम्हें सब मालूम हमारे भाई को बचाएंगे जो फारूकिया स्कूल 8 दिन वो बच्चे मासूम बच्चे धूप में बारिश में बैठे थे कौन भी वो इदारे के एक जिम्मेदार एक ट्रस्टी आपको मासूम बच्चों को हिम्मत देने का काम नहीं करते कि स्कूल खुल के या नहीं खुल के बच्चे कहाँ जाना वो जो जिम्मेदारी लेकर इदारा चलाते थे उन्होंने कौन भी आएंगे जो जिम्मेदारी नहीं थी वो लोग आज आपको बच्चों का साथ दिया आज मैसूर की आवाम ये बारे में सवाल नहीं करी कर को बोले तो एक्शन हो जाता है कौन मालदार ही कौन पैसे वाले ही वो कौन भी ले सकते हैं एक्शन में पुकार इसकी ताकत रखते हैं उन आपको एक्शन में ले लेकर को बोले तो आज हमारी सब फिक्र क्या कर को बोले तो वो इदारा बचाने के वास्ते हर पल को एक को पुरानी देने को वो इदारे का एक्शन रुकाना बैंक का खर्च क्लियर होना इदारा और डेवलप सबकी फिक्र लेते हुए आज खासकर हमारे जो पूरे जिम्मेदार हैं उनको मैसूर की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ इस पे किसका भी मुफाद नहीं है इसे भी हमें नीचे दिखाने का नहीं है काम कर को ही बिल्डिंग मना कोई ये कौन भी नहीं कर को बोल रही आज जो बचाने का वक्त है बचाओ मैसूर की आवाम भी तुम्हारे साथ है को बोली जब तक बचता नहीं इदारा बैंक का क्लियर नहीं होता पूरे की जिम्मेदारी बनती है कि मैसूर की आवाम की जिम्मेदारी बनती है बहुत से फॉर्म के नौजवान आज हमें समझता हूँ बैठी फिल्म में ये कहा दिया इतना फारूकिया स्कूल से एजुकेशन पाक हुई तो इदारे से मैसूर के आवाम को एक मोहब्बत है ठीक है तो हमारे बुजुर्ग का बहुत से कुर्बानी देखो वो कहीं को बना को गई आज तो हमें बनाने नहीं हो रहा वैसे इदारे बना को जो इदारे बचाने के वास्ते हमें सब मिल को एक हो को ये कहाँ तक हुआ तो भी जाना हुआ तो करवानी मैसूर की आवाम एक हो को इदारा बचाने के वास्ते एक से एक हाथ जोड़ को हमें सब करे कर को बोले तो आइंदा ये इदारा बचता है नहीं तो इदारा एक्शनों को गैर गलत हाथा में चलेगा तो जो हमारे बच्चे वहाँ एजुकेशन इतने जिन पाए आइंदा ये सहूलत नहीं होती मैं पूरे से गुजारिश करता हूँ कि इदारा बचाने के वास्ते हमें सब मैसूर की आवाम एक हो को वो बैंक का मसला हुए हल हुए तक भी हमें सब आवाज़ डाली है पूरे से गुजारिश करता हूँ ये जो आवाज़ है इसके साथ पूरी मैसूर की आवाम जुड़ को साथ देना उनको वो इदारे के बारे में हमारे सबसे ज़्यादा हमारे जो एक्स चेयरमैन मेकरी साहब ही वो इदारे के ट्रस्टी थे उन्होंने भी रिजाइन कर डाले और क्या चल रहा है हमारे से ज़्यादा हमारे मेकरी साहब को मालूम है तो मुझे मालूम है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो सिलसिले से 2 बात करें मैं जनाब आरिफ मेहकरी साहब एक्स ट्रस्टी ऑफ RMET से गुजारिश करता हूं कि वो 1-2 बात बोले ಭ್ರಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸಿ 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 ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಫಾರೂಕಿಯಾರ ಉಳಿಸಿ 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 ಉಳಿಸಿ
ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು 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 ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು रहमतुल्लाहि बरकातुह। अलवीन कि कम से कम 70-80 लाख 90 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। तो सारे ट्रस्टियां ने हमख्याली के साथ उन्हें यही हिदायत दी कि देखो जो भी लेना है बैंक से देख कर लीजिए। लेकिन कई साल के बाद पूरे मख्फी तौर पर इन्होंने 8 करोड़ नकद पर 5 लाख रुपए लोन लिया। 8 करोड़ नकद पर 5 लाख रुपए की इल्म किसी ट्रस्टी को नहीं थी, यहाँ तक कि सदर मोहतरम को भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ताज मोहम्मद खान साहब को उसका इल्म था और उनके जो राइटर हैं रऊफ साहब उनके साथ मिलकर उन्होंने बैंक एम्प्लॉइज को जोड़कर और बड़े वीक कोलैटरल्स इसे कहते हैं जब लोन लिया जाता है अच्छे कोलैटरल्स देना चाहिए, लेकिन ईदगाह मैदान का डॉक्यूमेंट गिरवी करना साथ ही साथ उदयगिरी प्रॉपर्टी ये दो को उन्होंने दिया। ये तमाम ट्रस्टियां को इसका इल्म 2011 में हुआ। उसके बाद इस पर गौर व फिक्र हुई, लेकिन ये सेटलमेंट पर नहीं आ सका। साले साल 2.5 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का इंटरेस्ट बढ़ता गया। आज वो जाकर 48 करोड़ का लोन हुआ है। लेकिन इस बात की एक तसल्ली भी है कि वन टाइम सेटलमेंट के जरिए पूरे 17 करोड़ रुपए अगर एक बार वन टाइम सेटलमेंट में अगर फाइनलाइज करती है, इदारा अगर फाइनलाइज करता है तो बैंक तैयार है और उसके लिए 10 माह का वक्त दिया गया है। तो इस दौरान ये जब 2020 में जब ये मसला आया, जब सेल नोटिस जारी हुई, तो उस वक्त से लेकर मेरा सवाल आज जो 5 हालिया ट्रस्टीज हैं, प्रोफेसर अकील साहब, प्रोफेसर सईद अहमद साहब, डॉक्टर मुनीर साहब, ताज मोहम्मद खान साहब सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी शौकत पाशा साहब, इन 5 से मैं यही सवाल डालता हूँ कि 5 एक हाथ के 5 उंगली हैं, लेकिन एक मुट्ठी बनकर काम करें। आप बिखरे हुए हैं, आप एक को एक मिलना नहीं चाहते। सदर मोहतरम शहर मैसूर में रहते हैं, लेकिन ताज मोहम्मद खान साहब उनसे मिलना नहीं चाहते, सदर उनसे नहीं मिलना चाहते। मैं तमाम 5 ट्रस्टियों से भी जाकर घरे घर जाकर मैं उनसे काफ़ी मरतबा मुतालिबा किया हूँ कि आप लोग मिले, बैठें और इस पर गौर व फिक्र करें। आवाम अपनी जगह आवाज उठा रही है, लेकिन इसकी पहल जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ वो 5 ट्रस्टीज की जिम्मेदारी बनती है। 5 ट्रस्टीज का इंतकाल हो चुका है। रियाज अहमद साहब 2020 में रिजाइन किए और मैं 2013 में रिजाइन किया, लेकिन उसके बावजूद ताज मोहम्मद खान साहब को अगर गीरत है, अगर थोड़ी बहुत इंसानियत है, मैं उनसे सवाल ये डालना चाहता हूँ कि जो भी मरहूमीन हैं उनके नाम नोटिस से निकाला जाए। यह आपकी शराफत पे होना चाहिए। मरहूमीन गुजर चुके हैं, लेकिन रिसेंटली वो इंटरव्यू में बोलते हैं कि बड़े अफसोस से मैं बोलना चाहता हूं कि ये ट्रस्टीज जो भी जिंदा है, जो भी मौजूद हैं, जो भी गुजर चुके हैं, ये तमाम इसके सिग्नेटरीज थे। आखिर बताइए ना, आवाम के रूबरू बताइए ना, आप क्यों इल्जाम लगाते हो? तो ये बातें अपनी जगह है, ये एक हिस्ट्री बन चुकी है। लेकिन जो भी तरक्की हुई है इदारे में, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है MDS के लिए, BDS के लिए, काफ़ी बड़ा काम हुआ है। मैं इसकी तारीफ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात की मैं शहादत भी देता हूँ। लेकिन जिस तरीके से खर्च किया गया और उसका मिसमैनेजमेंट विद रिगार्ड्स टू रीपेमेंट ऑफ लोन रहा, वो बड़ी अफसोस की बात है।
इसकी सारी बुनियादी बात यह है कि ताज मोहम्मद खान साहब वाहिद सिग्नेटरी रहे इस इदारे के। सारे बैंक अकाउंट्स वो खुद ही से ऑपरेट करते हैं। उन्होंने पैसा लिया, इन्होंने बैंक में डाला और फिर उसके बाद उन्होंने इस पर खर्च भी किया। तो यहाँ पर कोई वजाहत करने का मसला नहीं है। आज के हालात हाजिरा के हिसाब से आज जो हमारे रूबरू जो मसला है, हम दो प्रॉपर्टीज को रिस्टोर करना है, हम उसे वापस लेना है, बैंक के मॉर्गेज से हम रिलीज करवाना है। ये बड़ा पहला मसला है। तो मसला ये है कि 17 करोड़ वन टाइम सेटलमेंट हो और ये 17 करोड़ का एक प्रोग्राम होना चाहिए। जब तक ये 5 अफराद, जब तक ये 5 ट्रस्टियां, जब तक तमाम के रूबरू नहीं आते, आकर अपना प्रॉब्लम नहीं पेश करते, आपको कोई ये प्रॉब्लम से वाकिफत ही नहीं रहती। तो मैं इसलिए उन तमाम 5 ट्रस्टियों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप आवाम के रूबरू आए, हम खाली के साथ बैठे। ये कोर्ट कचहरियों में ले जाकर लोगों को फंसाना ये मामले का हल नहीं निकलता। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है शाहिद फारूकिया के ताल्लुक से 50 या 60 केसेस, 50 से 60 केसेस कोर्ट्स में चलते हैं और यहाँ तक के बहुत सारे पेरेंट्स जो अमाउंट दिए हैं डोनेशन के तौर पर, उसके ताल्लुक से भी अदा वापस नहीं किए गए हैं। तो मेरा सवाल ट्रस्टियां से ये है, जो हालिया ट्रस्टियां हैं, जो 5 ट्रस्टीज हैं, उनसे पहला ये सवाल है कि 17 करोड़ रुपए जो ऑफिशियली बैंक को अदा करना है वन टाइम सेटलमेंट के हद तक, इससे हटकर और क्या क्या टोटल लायबिलिटीज हैं वो सबके रूबरू लाएं, ताकि जो भी आकर इस इदारे को संभालना चाहते हैं, जो भी जिम्मेदार बनना चाहते हैं, उनको ये पता चले क्या 25 करोड़ का है या 27 करोड़ का है या 35 करोड़ का खर्च है, ताकि आइंदा इन बच्चों को लेकर ये सारे इदारे चलाना है। उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, आपको सुनकर ताजुब होगा कि मैं सिर्फ पीडीएस देता हूँ। पीडीएस कॉलेज लेके मतलब नहीं चलता। अगर कोई चलाना चाहते हैं तमाम इदारे, प्राइमरी से सेकेंडरी, हाई स्कूल, पीयू कॉलेज सब मिलाकर, तो वो चलाना चाहिए। तो इस ताल्लुक से मैं आप तमाम की पूरी तरह से हिम्मत अफजाई करता हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम सब इस काम में जुड़े रहें। इंशाअल्लाह हमारा अपना सबका एक हमख्याली से काम हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इसमें भरपूर कामयाबी अता फरमाए और जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनके खिदमात को कबूल फरमाए। अस्सलाम जज़ाकल्लाहु खैर। ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 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 ಅನ್ಯಾಯ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ. ये लोग आंदोलन को जब से भी ये मुद्दे को जब फारूकिया कॉलेज हराज कोई, जब ये चंदे शाह वाली की जगह में, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जगह थी, वो वक्फ बोर्ड की जगह रहने की वजह से हमारे मैसूर के जितने भी जिम्मेदार हैं 8 दिन कैंप डाले थे वहां अंदर, 8 दिन अंदर बैठको थे। जब तक हराज का डेट क्लोज नहीं हुआ तब तक लगा वहां अंदर बैठे थे हमें, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जगह इन्होंने दिए थे। सो वक्फ बोर्ड की जगह देने की वजह से आम आवाम भी जुड़ को वहां बैठ को काम करने में उनका हराज भी रुका। उस रोज फारूकिया बचाव का काम कर रही सो में, फारूकिया कॉलेज में, स्कूल्स में हमें भी बड़को ही इनके खिलाफ न हुए, हमें जारी सो ये बचाने की कोशिश ये सारे मैसूर के अपने मिलकर कर रही। इसके बाद हराज रुकने के बाद वहां का शामियाना काढ़े, बहुत सारे मैसूर के जिम्मेदार भी आए थे। वो कॉलेज का जब एक्शन रुका उस वक्त वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करके हमें वहां से बाहर निकले। इसके बाद मैसूर मुस्लिम फेडरेशन फिर दोबारा एक्शन दिलाने में मैसूर मुस्लिम फेडरेशन उलमा के साथ जुड़ को मीटिंग कर को
फिर इसे आवाज उठाने के बाद ये आर्यमेटी के जो जिम्मेदार हैं हमारे 13 आदमी के ऊपर केस डाले। फारूक यार के बारे में हमें बात नहीं करना, वो 13 आदमी हमको केस डालने की वजह से हमारे मैसूर मुस्लिम फेडरेशन सारे जिम्मेदार चुप रहे। मैं मीडिया वाले को भी बोलना चाहता हूँ क्या कि वो हमारे पास लेटर है 13 आदमी हमको किसके ऊपर केस डाले, वो केस डाले से वजह सब लोग चुप करते फिर उसके बाद जो अभी ये इदारा आगे बढ़कर और को ये पहले लोगों को मैसूर मुस्लिम फेडरेशन के केस पड़ा, इनके इदारे को बचाने की कोशिश करने वालों को ये केस डाले या तुम्हारे जिम्मेदार हैं उन्होंने आगे बढ़ना सो उन्होंने आपको बात करना था जो हमने साथ देना था सो उस वक्त तो बहुत सारे। लेकिन मैं समझता हूं कि फारूकिया इदारा जो चल रहा है, मैं उस एरिया का कॉर्पोरेटर रह चुका हूं। जो ताज मोहम्मद खान हमारे ईदगाह के जिम्मेदार हुआ करते थे, जब रमजान और बकरीद का मौका आता था वो बच्चों को लेकर फतरे चुनाकर ईद की नमाज पढ़ाते थे। ऐसे आदमी इतना बढ़ाते हैं सिर्फ बच्चों के साथ लेते हैं। ये मैं समझता हूं कि हमारे मैसूर के नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी मीडिया के सामने नहीं आते और ये भी मीडिया के सामने नहीं आते। अरे अच्छा बुरा जो कुछ भी हो आवाम से बांटते चलो, इंशाअल्लाह ये लोग आज खिलाफ खड़े हैं, कल आपके साथ खड़े होंगे हक पे। अरे आपके पास इंडिया में कितना पर 2 किट दिए हो तो बताओ, रेशन किट दिए हो तो बताओ, कुछ किए हो तो बताओ। ये भी काम नहीं करते इन्हों, इनका क्या कहते सिर्फ इनके बच्चे आवाम कहां जाना सो। और मैं ताज मोहम्मद खान से ज्यादा हमारी मैसूर की आवाम को अपील करता हूं कि आप लोग सामने आओ। ಫಾರೂಕಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಫೆಡರೇಷನ್, ಮೈಸೂರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಈಗ ಇವತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, इन्होंने ऑर्गेनाइज करी सही। एक दर्द है कि भाई कैसे हमारे कौम के जायदाद को बचाना है। हमें एक आदमी को बस चलाने छोड़े, ड्राइवर बनाकर, वो आदमी क्या समझा, ये मैरिज बस कर को समझ नहीं बात। तो ड्राइवर का तो मान राश नहीं हो, क्या करना अभी वो ड्राइवर को दिमाग खराब हो गया। आवाम की जायदाद, आवाम के पैसे, आवाम की जायदाद, आवाम के पैसे तुम्हारे घर से अगर करोड़ों के रुपए डालकर तुम्हें बनाए हैं वो प्राइवेट ट्रस्ट जी, ये प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है कर को बोल रही है। मैं लीडर हम बोलती है प्राइवेट ट्रस्ट कैसा हो जाता है, प्राइवेट ट्रस्ट बिल्कुल नहीं, कैसा भी हो जाता प्राइवेट ट्रस्ट बिल्कुल नहीं। सोसाइटी को ट्रस्ट बनाए पहले, और सोसाइटी थी मोहतरम दोस्तों, ಇದು ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಏನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। यहाँ से गुमान हम तुम्हें क्या की करी, यहाँ कर क्या की नहीं, बहुत कुछ करी, हाँ बहुत कुछ कर पाएंगे। अफसर भाई बोल रहे हमारी अपील है तीज, यहाँ मुल्क का कानून है, मुल्क का कानून है, उसके सामने जाकर बोलती भी ये प्राइवेट ट्रस्ट नहीं, ये पब्लिक ट्रस्ट है। हमारी कम्युनिटी के बड़े बनाए हैं ये ट्रस्ट को, कौन बनाए सो हमारे बड़े बनाए हैं, नहीं तो वक्फ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनने के वास्ते कौन जी इजाजत दे डालती इनको। मंजे भी दे डालो भाई, वक्फ की प्रॉपर्टी मैं भी बिल्डिंग बन लेता हूँ, बिल्डिंग बन ले को मैं भी कॉलेज चला लेता, हो सकता है क्या इन्हों स्पेशल है।
ताज मोहम्मद साहब तुम्हें करे सो कामा जो ही अवाम तुमने वक्त दी, लेकिन तुम्हें तैयार नहीं हुए मानने के लिए। अब वक्त आ रहा है, अगर आप इज्जत चाहते हैं, अगर आप इज्जत चाहते हैं तो क्या क्या हमारे प्रॉपर्टीज हैं तो छोड़ डाल देंगे बाबू भाई, तुम्हारी जगह दौड़ी पकड़ ले छोड़ दी। हाँ, 4 एकड़ जमीन हमारी कौम को इसकी चोर कभी भी बोलता नहीं मैं चोरी करया, बोलता है कि भाई हाँ, ये लोकल चोरा को लेकर रिमांड में डालती आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर कर रही है। सो ईडी को लेकर जाकर रिपेयरिंग करते हैं, ईडी आईटी ऐसा पकड़ो इनको अगर बोलना लेक जाको पूरा दिखाई तो पूरा बाहर निकलता क्या क्या हुआ है बोल। 8 करोड़ लिए थे, मैं लोन लिया तो बैंक में मंथली पेमेंट रीपेमेंट करता हूँ, चेक करते रहता हूँ क्या मेरा बराबर है क्या EMI, आउटस्टैंडिंग ज्यादा हो गया तो इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि बैंक का पैसा आवाम का पैसा, बैंक का पैसा किसका भी आवाम का पैसा। 8 करोड़ दिए भरोसे पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के भरोसे पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देख कर दिए। सो 8 करोड़ 95 लाख हमारे एक्स ट्रस्टी बोल रहे हैं, 8 करोड़ 95 लाख रुपीस। आज कितने बनना सुनी? 40 पर 9 करोड़, 40 पर 9 करोड़ रुपए होकर है विद इंटरेस्ट। हमें सोते रहना, एक्शन को आ गया, हमारे प्रॉपर्टीज एक्शन को बिक गए तो हमें क्या सोते रहना? धिक्कारा, 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 ताज मोहम्मद खान के धिक्कारा, 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 ताज मोहम्मद खान के धिक्कारा, एग्जिस्टिंग आरएमईटी ट्रस्टीज के धिक्कारा, धिक्कारा, धिक्कारा। और हमें ये काम शुरू करे ना, हमें जाकर समझाए सर मैसूर में पब्लिक है, पैसे वाले हैं हमारी कम्युनिटी में और इदारे बचाने के लिए तैयार हैं, तो आप उन सबको लेकर कॉन्फिडेंस में ये इदारे को बचा लो सर। बहुत बड़ा इदारा है ये, खड़े एक्शन, हालांकि इदारा नहीं चल रहा है नहीं बोल रहे हमें, जो पहले था 15 साल पहले वैसा नहीं है। हर दिन उसे कमजोर हो रहा है, वो हर दिन कमजोर हो लेकर जा रहा है। क्यों? इसलिए कि कोर्ट पूछती उनको एक केस, PO को केस, DDPI को केस, कमिश्नर के खिलाफ केस, कारपेंटर के खिलाफ केस, सोहेल बेग के खिलाफ केस, कलीम भाई बात करे तो उनके ऊपर केस, आरिफ बेगरी साहब उनके ऊपर के, आरिफ बेगरी साहब बोले 50 केस। हाँ, हमारा अफसर मैसूरी के ऊपर केस, फेडरेशन के 13 मेंबर्स पर केस। आर्गुमेंट में लॉयर बोलती उनके क्या बोला, अब तक मेहनत कर को इतना बड़ा इदारा बनी, अब एंजॉयमेंट करेंगे, छोड़ो तुमना क्या। धिक्कारा, धिक्कारा, ताज मोहम्मद खान के धिक्कारा, ताज मोहम्मद खान के धिक्कारा। तुम्हारे बाप दादा की अगर आस्ती रही तो एंजॉयमेंट करो सर, हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये हमारे कौम के बड़ों की प्रॉपर्टी, हमारे कौम का मुस्तकबिल के वास्ते रखे हुए ये बड़ा असासा, इसे किसी हालत पर हमें जाने नहीं देंगे, किसी हालत पर। और मेरा नोट का फर्स्ट ना मेरा नोट आप माइक पकड़ को बात करें ना, लीडर समझिए साहब। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಕೂರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಇವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು.
ಇಂಟೀರಿಯಂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಮುಂದಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು, ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆನಾ? ನಿಮ್ ಮನೆ ಆಸ್ತಿನ ಬರ್ದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವ? ನಿಮ್ ಶಾದಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯನ್ರಿ? ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ನಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನ್ರಿ? ನಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀನ್ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೀಯ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದವನು ನಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ವಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇವರು ಅದನ್ನ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಂಡರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ इतना होता नहीं भाई, क्रिमिनल एक्ट होकर रही नहीं भाई. तुम्हें जो फारूकिया इदारे की प्रॉपर्टी 4 एकड़ है ना, बेच डालेना, क्रिमिनल एक्ट में है ये. बिल्कुल वो बेलवत्ता के पास सर, बेलवत्ता रिंग रोड के उधर पूरे वहाँ घरा बन ली भी अब. हाँ, बैंक की नोटिस में है ना उदयगिरी की प्रॉपर्टी, वो सीए सेट, और ये 4 एकड़ 2 भी मेंशन होको है, 2 भी एक्शन में होता है. सो बैंक वाले वो बैंक वाले जाको नोटिस लगाए तो वहाँ ही सो अदबिया अच्छे घरा बन गई. क्या करना पंप, बेचारे गरीब पंप छोटे छोटे पैसे जमा कर एक अपना पाप को पूरा करके रहती. ये लोग इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं क्या? इतने बड़े धोखेबाज मैसूर में नहीं ही. अच्छा याद रखो, ये चेहरा जो है गोरा है, अजान के बाद, मगर दिल काला है. बीडी कॉलोनी में एक हाई स्कूल है साहब, बीडी कॉलोनी में ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಸಿರೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ DMF ಅವ್ರ ಡೋನರ್. ಅವರ ಲಾಯರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಏನು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆ. इसे कमलाइज करने की भी कोशिश कर रहा है. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. शुक्रिया कलीम सर, अभी नमाज. तो जब भी प्राइवेटाइजेशन होता है ये हमारा जिम्मा होता है, हमारे लोकल लीडर्स, हमारे MLA, क्योंकि MLA ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, ये हमारा एक ये होता है, काम होता है कि देखना है कि ये ट्रस्ट कैसे काम कर रहे हैं, ये ट्रस्ट कैसे काम कर रहे हैं और ये ट्रस्ट में क्या हो रहा है, ये सब देखने का ये हमारा जिम्मा होता है. सिर्फ पॉलिटिक्स करना एक जिम्मा नहीं होता है, सारे बच्चों का, बुजुर्गों का, सबको देखना हमारा एक जिम्मा होता है. तो ये चीज़ जब ये इंस्टीट्यूशन में इतने सालों से चल रहा है, हमारे लोकल लीडर्स क्या कर रहे थे, हमारे MLA क्या कर रहे थे, क्या आपको नहीं दिख रहा था? और ये जो ट्रस्ट में है ये सिर्फ 2-4 लोग नहीं, बहुत सारे अदर लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं. तो ये मेरा मानना है कि जब ऐसा एक वक्त आता है कि बच्चों के लिए ठहरना है, तो ज़रूर हम लोग सारे, स्पेशली हमारी पार्टी से हम लोग कहते हैं, क्योंकि आम आदमी का बेसिक कॉन्सेप्ट है हेल्थ एंड एजुकेशन. अगर आपके एरिया में अच्छे गवर्नमेंट स्कूल होते तो ऐसे इंस्टीट्यूशन आने की ज़रूरत नहीं थी. और फारूकिया जब Day 1 में प्रोटेस्ट हो रहा था, हम लोग वी वर द फर्स्ट उधर जंप होने के लिए. बाद में अलग अलग पार्टीज हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, एक औरत हूँ, मेरे खुद के बच्चे भी हैं. सारे माँ बाप जो भी आते हैं इधर, सब लोग जो भी कमाते हैं या जो भी करते हैं, सब अपने बच्चों के लिए हम लोग करते हैं. तो ये चीज़ों के लिए हम लोग आज प्रोटेस्ट के लिए आपके साथ आए हुए हैं. और आगे जाते हुए अगर गवर्नमेंट एक अच्छा शासन देता है तो ज़रूर ये चीज़ नहीं होती है. और जो बदलाव के इंतज़ार में आप लोग हैं, आपके दरवाजे तक आ चुका है.
हम लोग आपके पास आ चुके हैं। सिर्फ आप दरवाज़ा खोलकर हमको अपने घर के अंदर ले लीजिए, ताकि हम आपके बच्चों का भविष्य संवार सके, आपको अच्छे सेहत दे सके, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड चिल्ड्रन आर द पिलर्स ऑफ फ्यूचर इंडिया। तो ये मेरा मानना है। फिर एक बार जो भी लोग इधर हैं और जितना भी प्रोटेस्ट होगा, हम आगे तक जाएंगे, ज़रूर आपके साथ ठहरेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए हमेशा से तैयार है, क्योंकि हमारे लीडर और उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस कॉन्सेंट्रेट्स ऑन एजुकेशन, और ये हमारा हक है। हम लोग टैक्स हर चीज़ में भर रहे हैं आज, जीएसटी, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, हर चीज़ है, दूध, दही, बिस्किट, पानी, हर चीज़ में टैक्स है। ये टैक्स के जो बेसिक हमारे को देना है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन है, ये इससे वंचित है हम लोग। और आप बताइए मेरे को, इतने साल इतने गवर्नमेंट, इतने इंडिया में इतने सारे गवर्नमेंट, इतने अलग अलग पार्टीज हैं, किसने एजुकेशन पर आज तक कॉन्सेंट्रेट किया है? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब लोग अनपढ़ होते हैं, जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो इनसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये सेक्युलर पार्टी नहीं होकर कम्युनल डिस्टर्बेंसेस करते हैं, बच्चों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर करते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से जो पार्टीज़ हैं एजुकेशन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसका एक जो प्रोटेस्ट है, ये जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। मैं अब सर साहब कि मैं ये अकाउंट को रेगुलराइज कर दूंगा, मुझे 1 साल का वक्फा दीजिए। आज भी बकिया ट्रस्टीज़ हैं, आप उनसे भी सवाल डालिए जो बातें हुए, और एक साथ बिठा के बात कीजिए, इसमें सारी चीज़ों की वजाहत हो जाएगी। यहाँ पर कोई ब्लेम गेम नहीं है, यहाँ पर किसी के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं है। उनकी मेहनत काफ़ी रही है उस इदारे में, लेकिन जब वो एक सिंगल सिग्नेटरी पर है, मेरा बाकायदा उनके रूबरू एक सवाल रहा मीटिंग में, दूसरे पूछे नहीं पूछे मैं उससे मतलब नहीं रखता, लेकिन मेरी अपनी ज़बान से मैंने बोला कि आप सिंगल सिग्नेटरी हैं, गैर कानूनी है। तो बोले कि मैं क्या हर घर पे जाके मैं सिग्नेचर्स करवाऊँ क्या? उनकी एक ज़बान है, उनकी एक स्टाइल है, सो दैट इज़ हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग। सो इट इज़ क्लियर केस ऑफ मिस एडमिनिस्ट्रेशन। आई डोंट कॉल इट एज मिस मैनेजमेंट, बट इट इज़ कॉल्ड मैल एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और आने वाले पैसों का हिसाब जब मैंने मांगा कि एक डायरी आपने रखी है, तो उन्होंने ये बताया कि मैं नज़ा की हालत में भी मैं हिसाब दे के मरूँगा। तो मैं उस वक्त वही मीटिंग में एक बात रखी कि आप इट इज़ ऑल ऑन रिकॉर्ड, अब जाके प्रोफेसर अकील साहब से, शौकत पाशा वगैरह से पूछिए, इसमें क्या भी दो राय नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर तुम्हें शौर है तुम आकर ये किताब देखिए। मैं बोला मुझे शौर नहीं है, मुझे ज़रूरत है बोला। तो उसके फौरी बाद मैंने कहा कि 2 सीनियर्स को लेकर आप और सदर और नायब सदर 3 लोगों को सिग्नेटरीज बनाइए, और साथ ही साथ वो डायरी का एक्सेस इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, ताकि अगर 3 देखे हैं तो तमाम देखे हैं। हमारा मतलब वो था, क्योंकि एक बच्चा जब 15-20 लाख रुपए में सीख लेता है तो 5 लाख देता है, बकिया पैसे का तो हिसाब होना चाहिए। तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ वेरी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग सिस्टम। और मैं ऑडिटर होते नाते मैं सारे बातें मीटिंग के दौरान और पीछे नहीं कहा, मीडिया के रूप में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आई हैड ए फोरम कॉल्ड द ट्रस्ट। मैं ट्रस्ट में 2013 और 14 में ये सारी बातें रखा, लेकिन उसके बावजूद अमल में नहीं आया। और इट इज़ ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट कि अकाउंट रेगुलराइज नहीं हुआ। मुझे इसका इल्म है, इस बात का भी इल्म है कि 2013 दिसंबर में ये कर्नाटका मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये फारूकिया का जो मुद्दा उठा हुआ था 2019 से लेकर हम लोग जब ये हराज को आया था, ये प्रॉपर्टी हराज को आई थी, उस वक्त में जो है ये टॉपिक को उठाई गई। तो जैसे आप लोगों को पता है कि पिछले 3-3.5 साल से इस बात का इल्म आप लोगों को भी है और मैसूर की आवाम को भी है, ये जो इदारा जो है जनाब अलहाज अजीजुल मुल्क अजीज शेख साहब की सरपरस्ती में और उनके ज़ेर निगरानी में बना था। ये इदारे को एक सोसाइटी बोलकर बनाया गया था, और कुछ पेपर या कानूनी कार्रवाई ईजी होने के लिए इन्होंने ट्रस्ट को तब्दील कर दिया। और ये जो ट्रस्ट जो है बाकायदा काफ़ी सालों से चला, एक भी मीटिंग के बिना, एक बोर्ड मीटिंग के बिना, और सिंगल एक आदमी के हाथ में ये ट्रस्ट चलता रहा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक ट्रस्टी जो हमारे जनाब आरिफ मेहकरी साहब, उन्होंने उनकी लाचारगी और बेबसी, मैं बोलूँ क्या बोलूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने जाहिर किया कि भाई हमारे को पूछते तक नहीं थे और हमारे को बताते तक नहीं थे, और वहाँ पे क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, हमें कुछ भी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था।
तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए क्या है, ये ट्रस्ट जो है बाकायदा 60 सालों से चल रहा है। कभी हम लोग या कोई मैसूर की आवाम जाकर इनको नहीं पूछी, इनको पूछा गया सिर्फ जब अंडे शावली की बात आई, जब ये ईदगाह को गिरवी रखने की बात आई, तभी आवाम को पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ घपला हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग ये आकर पूछे कि भाई ये क्या मामला है। तो जब जाके हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे जो है बाकायदा घोटाला हुआ है और बाकायदा ये लोग जो है सामने आकर कुछ बोलना नहीं चाह रहे। तो उसके बाद जैसे आरिफ साहब बता रहे थे आपको कि भाई 90 लाख के ऊपर हम लोगों को राज़ी किया गया और 9 करोड़ रुपए ले लिया गया। और जब मैं बहुत ही ताज्जुब से ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब 9 करोड़ रुपए ले लिया गया तब तक भी पता नहीं चला, बोले तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये इतना बड़ा अफसोस है कि भाई एक घर में है हम लोग, एक जगह में है, और क्या एक ट्रस्टी को भी अगर इस बात का पता नहीं चला बोले तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। और दैट इज़ व्हाट सर। सो ये जो स्कैम हुआ है, ये जो स्कैम के लिए जो आगे बढ़कर बोल रहे हैं, हमने काफ़ी दफ़ा आरिफ साहब से भी मशवरा किया और बाकायदा उन्होंने हमारा साथ भी दिया और हमारे साथ आकर मिले, मुलाकात करें, जो हम कहेंगे वो करने के लिए वो भी तैयार हैं। तो इस ये प्रोटेस्ट के जो मेमोरेंडम जा रहा है उन्हीं के सेरे नज़र में जा रहा है और उनके सिग्नेचर पे ही हम लोग ये डीसी को मेमोरेंडम भी दे रहे हैं कि ये ताकि ये ट्रस्ट जो है सुपरसीड हो जाए, गवर्नमेंट का वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठे और बाकायदा वहाँ पे इंक्वायरी हो कि भाई ये 20 सालों से क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। इससे करने का एक ही मकसद है कि भाई अपने घर की प्रॉपर्टी समझकर जो 4 एकड़ की प्रॉपर्टी है, आज तकरीबन उसकी वैल्यू आकर 40 करोड़ रुपया है। ये ऐसी प्रॉपर्टी को अपने बेटे को गिफ्ट दे देना, या कहाँ तक का इंसाफ है? क्या मैसूर की आवाम आज भी सो रही है? क्या मैसूर की आवाम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके एक आदमी को पूछ सकें? क्या मैसूर की आवाम इतनी शोहरत नहीं रख सकती और इतनी जुर्रत नहीं रख सकती कि भाई ये गलत आदमी को जाके बात करे? तो मैं सबसे आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ इसमें हमारा साथ दें। और दूसरी सबसे अहम बात मैं यहाँ पे वाज़े करना चाहता हूँ, हमारे इस प्रोटेस्ट से मुझे मौका नहीं मिला बताने के लिए, ये जो इदारा जो है, जो बार बार बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी लोग प्रपोजल दिए हैं, वो किस वजह से प्रपोजल है, वो कैसा प्रपोजल है, इसको भी एक बार आरिफ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगली बार उन्होंने वाज़े करें। ये प्रपोजल जो है रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट नहीं बल्कि रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल सोसाइटी बने, रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल अंजुमन बने, ये इसको फिर दोबारा ट्रस्ट नहीं बनेंगे। और ये बाकायदा लोग आएंगे, पैसे देंगे, इसको कमर्शियल नहीं करना है। मैं किसी इदारे का नाम लेना नहीं चाहता, जो भी इदारा इसके आगे आके बात करेगा, जो भी इदारा इसका प्रपोजल दे रहा है, बाकायदा प्रपोजल क्यों देना? आवाम का जब पैसा है पहले हिसाब किताब हो। पहले ताज मोहम्मद खान साहब अगर लॉस हुआ है तो वो बाकायदा आवाम में आए और हिसाब दे। भाई उन्होंने मिल्कियत बनाई, जैसे 500-600 करोड़ की मिल्कियत आप बता रहे हैं, उन्होंने बनाई है, असासा बनाया है, हम मानते हैं उस चीज़ को, हमारी नज़रों के सामने दिख रहा है, लेकिन उसका हिसाब किताब तो दे। हाँ, जो 600 करोड़ रुपए का असासा बनाने वाले के लिए इंटरेस्ट 9 करोड़ रुपया फेरना कोई बड़ी बात नहीं थी। ज़रूरत पहले जो थी सूद को बचाने में थी, पहले जो था वो इंटरेस्ट क्लियर करना था, बाद में दूसरी बिल्डिंग बनाना था, ज़रूरत नहीं थी बिल्डिंग बनाने की। अगर मैं गुजारिश करता हूँ हमारे अमायदीन शहर से, हमारे लोगों से, कि ये जो है कमर्शियल ना बने, किसी भी इदारे को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आवाम के पास क्राउड फंडिंग करना है, आवाम के पास अगर हम लोगों को चंदा लेना है, आवाम के पास जाना है, इसको सोसाइटी में तब्दील करें। बाकायदा इसको ट्रस्ट रखते हुए आवाम के पास मदद लेना, आवाम के पैसे लेके आके डालना, ये गलत बात है। इसको सोसाइटी बनाए, बाकायदा इलेक्ट्रोल बॉडी यहाँ पे बैठे। मैसूर के अंदर काफ़ी हमारे शहर हैं जो चला सकते हैं, हाँ, शऊर रखने वाले अहबाब हैं, उनके हाथों में ये ट्रस्ट जाए। 3 साल को एक बार इलेक्शन हो, नया नया मौका मिले, लोग आए, नई ताकत लगाए। ये आवाम है भाई, मुस्तकबिल है बच्चों का। 5000 तलबा पढ़ रहे हैं वहाँ पे, 600 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का घर चल रहा है वहाँ पे। ये क्या मजाक नहीं है यहाँ पे? ये इसको ये करते हुए हम लोग ये प्रोटेस्ट का एहतजाज करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। और मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं सबका, जो लोग भी हमारा साथ दिए हैं, जो लोग भी वाकई में यहाँ पर आकर रुके हुए हैं, उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जैसे हमारे साथ हमारा जो फेडरेशन साथ में आया, जो फेडरेशन खड़ा हुआ है, जो उनके ऊपर केसेस पड़े हैं, हाँ, कर्नाटका मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी वालों के ऊपर केसेस पड़े हैं, हाँ, हम लोगों के ऊपर ये केसेस डाले हैं, हाँ, कि जाके कॉलेज के पास, लेडीज़ कॉलेज के पास जाके हमने गलाटा किया। ये सब कहाँ की इंसाफ है? हाँ, जैसे हमारे अफसर साहब के ऊपर भी केस डाले हैं। हाँ, ये सब चीज़ों, ये आवाज़ को दबाना, जितना आप दबाएंगे उतना वो निखर के बाहर आएगी।
कभी भी आप आवाज़ दबाने की कोशिश ना करें। बाकायदा आप जो है एक झूठ छपाने के लिए 100 झूठ ना बोले। मैं बाकायदा आपसे पुरजोर गुजारिश करता हूँ, आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड से व्हाट हैज़ हैपेंड। जज़ाकल्लाह सर। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ, ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಿಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವೈಖರಿ, ಅಲ್ಲಿ ದುರಾಡಳಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭ್ರಷ್ಟರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೈಟ್ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಜಾಗನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗಿರ್ವಿನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೇಳಿ, ನಾನು ತಗೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ತಿನ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಾಲನೂ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ದೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಕವಾಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ನಾಮಕವಾಸ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಯಾರು, ಎಲ್ಲರೂ ಟೂತ್ಲೆಸ್ಸು. ಬರೀ ಈ ಒಬ್ಬನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಡಳಿತ, ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಲ್ಲ ರೀ. ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೇನ್ರಿ? ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿನ, ಇಂತಹ ದುರಂಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ, ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯೋವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟನ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೋರಾಟ ಕಾನೂನಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಲಿ, ಬೀದಿಗಿಳಿಯೋದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಆಸ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಈಗ ಇದು ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು 3 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ. ಆಯಿತಾ? ಒಂದು, ಇವರು ಲೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆದು ಒಂದು ಅಂಡೇಶಾವಲ್ಲಿ ಮಕಾನ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ, DDP ಮೇಲೆ ಕೇಸ್, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ, ಈವನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ತಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಬಿಗಳು ಎಳಿಸ್ತಾನೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವನು ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಚೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇವನು ಕಂಬಿಗಳು ಎಳಿಸ್ತಾನೆ, ಇವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳಾಗ್ತವೆ, ಇವನು ಬಂದಿಖಾನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. इसमें भी आए हैं, आप क्या बताएंगे? जी देखिए, लास्ट ईयर हम लोग खारूजा स्कूल का जब इशू हुआ था, हम लोग पूरे थे उधर उनके बच्चों के लिए. बच्चे रोड पर आ गए थे जो हम लोग देख नहीं सके. अभी मैं बोलती हूँ
एक कोर्ट गया, स्कूल बंद हो गया, फिर बाद में लोग जाकर टेम्पररी इंजंक्शन लेकर आए, जब खत्म भी हो रहा है। इसके बाद क्या है बच्चों का, कहाँ जाना है बच्चियाँ? जैसे मैंने मेरे स्पीच में बोला कि बच्चे एक कस्टम हो जाते हैं, और ये स्कैम जो है टू बी वेरी प्रिसाइज, 48 करोड़, 1 करोड़ रुपए का नहीं है, ओवरनाइट स्कैम नहीं हुआ है, सालों से लेकर आ चुका है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन पर भरोसा रखे थे लोग कि चलो अपने एक बुजुर्ग है, ये अच्छा करेंगे कौम के लिए बोलकर। तो जब ये भरोसा उठ गया और ये किसी बात से आज इतने ठीक है कि इतना सब हो रहा है, तो फिर वो आकर यहाँ एक स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। तो दे आर नॉट फॉर द पीपल। तो ये चीज़ें देखकर आज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज वी आर हियर टू सपोर्ट द चिल्ड्रन। आगे भी शामिल रहेंगे जी ज़रूर आएंगे। और मेरा और एक चीज़ है, देखिए कौन सा भी स्कैम, इंडिया has witnessed a lot of scams, GoFor से लेकर lot of other scams also have happened. Scams don't happen without the help of political background and political leaders. तो ये चीज़ अगर उनको पीछे से सपोर्ट मिलता है तो जब ही ये स्कैम्स होता है। ये चीज़ अवॉइड करने के लिए करप्शन हैज़ टू इरेडिकेट फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि जब सब लोग एक में मिल जाते हैं और मुझे बेनिफिट है तो मैं उनको सपोर्ट करूँगी। तो ये चीज़ हमारे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैव टू कीप अ स्ट्रॉन्ग आई ऑन सच ट्रस्ट इन अवर एरिया कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। अरे मेरा हक है, और अब मेरे बच्चों को मैं इधर डाली हूँ तो आपके भरोसे डालूँ, इसके बाद क्या करना है। तो ये चीज़ लेकर हम लोग ज़रूर जितना भी हो, और इन द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया वी हैव ग्रेट फेथ, क्योंकि कुछ भी हो, जैसे सर बोले टिल द एंड वी विल फाइट द लीगल बैटल, और इसके आगे अगर चाहिए तो रोड पर भी आएंगे, अगर चाहिए तो जान भी देंगे बच्चों के लिए। सर मैम, जिस तरह आपने बताई स्कैम के ताल्लुक से आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मनीष सिसोदिया पर जो है बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं, उसको आप क्या कहना चाहें? जी देखिए, एक रूलिंग पार्टी है जो डर रही है हम लोगों से, केजरीवाल जी से डर रही है। तो जब एक स्कैम होता है तो अरेस्ट होते हैं एंड लॉट ऑफ सीजर्स होना है। मनीष सिसोदिया के पास उनके घर से, उनके गांव से, उनके शहर से, माँ के अकाउंट से जोरू के कुछ ज्वेलरी नहीं मिला, 10,000 के अलावा कुछ चीज़ नहीं हुआ। आज 10,000 आपके पास भी है, मेरे पास भी है, एक गाड़ी में तरकारी बेचने वाले के पास भी 10,000 होता है। तो इट इज़ नॉट, कुछ भी सीजन है, दे डोंट हैव एनी, उनके पास आधार नहीं है। अभी देखिए बीजेपी हमारे स्टेट में 8 करोड़ बरामद हुआ, क्या करा करो? क्या उनके लीडर के पास बरामद हो, क्या हुआ? ही गॉट बेल, और बहुत राजा रोड से बैंड बाजे के साथ उन्होंने वापस गया। तो सिसोदिया इज द ब्रेन बिहाइंड द दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे पास भी होते तो ऐसे इधर हमारे पास ये स्कैम्स होने की जरूरत नहीं पड़ती थी, नौबत नहीं आती। ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಕೋಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿರೋರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಇರಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇವ್ರು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಇವ್ರು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಇವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.